नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रमाण, उसकी प्रकृति और जब कोई वैकल्पिक सिद्धांत सामने आता है, जैसे वैदिक रश्मि सिद्धांत, तो उसे क्या चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। जी। हमारे पास एक किताब है, वैदिक रश्मि सिद्धांत, प्रामाणिकता और स्वीकार्यता, उसके कुछ अंश हैं। तो चलिए इस बहस में थोड़ा गहरे उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये जो विज्ञान की मान्यता और वैकल्पिक ज्ञान के बीच का जो एक तरह का द्वंद्व है, इससे क्या समझ बनती है। बिल्कुल। तो पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई प्रयोग, अवलोकन या गणितीय पुष्टि, जो कि पश्चिमी विज्ञान का एक मानक तरीका है, उसके बिना कोई वैदिक रश्मि सिद्धांत जैसे सिद्धांत पर मतलब कैसे विश्वास करें। हाँ, इस पर बात करते हैं। यहीं पर देखिए बात दिलचस्प हो जाती है। लेखक खुद ही कुछ बड़े पश्चिमी वैज्ञानिकों का नाम लेकर ये जो पारंपरिक प्रमाण की जरूरत है ना, उसी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अच्छा। जैसे कि उनका कहना है कि खुद पश्चिमी विज्ञान के जो स्तंभ माने जाते हैं, वो भी मानते थे कि भाई कोई अंतिम या जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रूफ वैसी कोई चीज होती नहीं है। अरे हाँ, मतलब स्थापित विज्ञान के ही दिग्गजों का हवाला, जैसे स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके विचार रखे गए हैं कि ये जो भौतिक सिद्धांत है, ये तो हमेशा एक तरह की अस्थायी परिकल्पनाएं ही हैं। बिल्कुल। उन्हें कभी भी पूरी तरह से सही साबित नहीं किया जा सकता, सिर्फ गलत साबित किया जा सकता है। मुझे आइंस्टाइन की वो बात याद आ रही है, कोई भी प्रयोग मुझे सही साबित नहीं कर सकता, पर एक अकेला प्रयोग मुझे गलत साबित कर सकता है। हाँ, बहुत मशहूर कथन है ये। और रिचर्ड फैनमैन का भी जिक्र है। हाँ, फैनमैन की बात भी जोड़ी गई है कि गणितीय परिभाषाएं जो हैं वो जटिल असल दुनिया के लिए शायद पूरी तरह काम ना करें। और फैनमैन ये भी मानते थे कि विज्ञान के जो मूल सिद्धांत है वो अभी भी हमें पूरी तरह पता नहीं है। मतलब अज्ञानता का एक दायरा है जो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, मौजूदा वैज्ञानिक तरीकों की अपनी सीमाओं के बारे में। सही बात है। तो अगर स्थापित वैज्ञानिक तरीकों की अपनी सीमाएं हैं, जैसा कि ये बड़े वैज्ञानिक भी इशारा कर रहे हैं, तो फिर वैदिक रश्मि सिद्धांत जैसे जो वैकल्पिक सिद्धांत हैं, वो अपना पक्ष कैसे रखते हैं, उन्हें कैसे परखा जाए। हाँ, तो लेखक यहाँ समझाते हैं कि वैदिक रश्मि सिद्धांत जो है वो बहुत सूक्ष्म तत्वों से जुड़ा है, जैसे मनस तत्व, प्राण, आकाश तत्व, छंद, रश्मि, इस तरह की चीजें। अच्छा। हाँ, और उनका कहना है कि ये तत्व हमारी जो आज की तकनीक है उसकी पकड़ से फिलहाल बाहर है, क्योंकि हमारी तकनीक खुद ही आप देखें तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों पर आधारित है। और मजे की बात यह है कि हम फोटोन और इलेक्ट्रॉन को भी अभी तक पूरी तरह कहाँ समझ पाए हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो मतलब ये सिद्धांत उन चीजों की बात कर रहा है जिन्हें हमारे मौजूदा उपकरण देख या माप नहीं सकते। हाँ, तो फिर विश्वास कैसे बनेगा बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के। यहीं पर लेखक एक सादृश्य, एक एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का मूल्य उसके इस्तेमाल से साबित होता है, मान लीजिए किसी पहाड़ की ऊंचाई नापने में। हाँ। ठीक उसी तरह वैदिक रश्मि सिद्धांत में विश्वास तब बन सकता है जब वो आधुनिक भौतिकी की जो अनसुलझी पहेलियां हैं उन्हें तार्किक रूप से लॉजिकली हल करके अपनी क्षमता दिखाए। अच्छा, मतलब उपयोगिता के आधार पर। हाँ, उपयोगिता और तार्किक स्थिरता। भले ही उसके सीधे प्रयोग के लिए हमारे पास आज संसाधन या तकनीक ना हो, अगर वो सिद्धांत मौजूदा समस्याओं का एक बेहतर या तार्किक हल दे सकता है तो वो उसकी एक तरह की पुष्टि होगी। प्रकाशन की चुनौती का भी जिक्र है इसमें। हाँ, लेखक पश्चिमी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपने की जो एक जरूरत मानी जाती है, हाँ, उसे वो एक तरह की मानसिक गुलामी कहकर मतलब काफी सख्ती से खारिज करते हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि भारतीय पारंपरिक तरीके ज्यादा बेहतर हैं, जैसे शास्त्रार्थ संवाद यानी एक खुली बहस या फिर विस्तृत ग्रंथ लिखना। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो विचार स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, खासकर अगर वो वैदिक विज्ञान जैसी अलग परंपरा से आ रहे हों, तो उनको छपने में, उनको मान्यता मिलने में कितनी मुश्किलें आती हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण भी दिया है? हाँ, बिग बैंग सिद्धांत का जो विरोध करने वाले वैज्ञानिक थे, उनको जिस तरह की सेंसरशिप झेलनी पड़ी, उसका उदाहरण दिया गया है। समझ रही हूँ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी बातचीत एक गहरे तनाव को सामने ला रही है। स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया और ये जो वैकल्पिक ज्ञान प्रणालियां हैं, उनके बीच का तनाव। बिल्कुल। ये वैकल्पिक प्रणालियां अपनी शर्तों पर शायद अलग माध्यमों से मान्यता चाहती हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रमाण आखिर है क्या। हाँ, और नए या कहें कि प्राचीन विचारों को स्वीकृति मिलती कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए। ये सिर्फ तरीकों का नहीं, शायद ज्ञान को परखने के नजरिए का भी सवाल है।
सही कहा। तो फिर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बात यह है कि जब विज्ञान खुद अपनी सीमाओं को, अपने सिद्धांतों की अस्थायी प्रकृति को एक तरह से स्वीकार कर रहा है, तो फिर वैदिक विज्ञान जैसी जो वैकल्पिक ज्ञान प्रणालियां हैं, उन्हें परखने के लिए हमें किन मानदंडों पर, किन कसौटियों पर विचार करना चाहिए, खासकर तब जब वो सीधे सीधे प्रयोगों के दायरे से बाहर जान पड़ती हों।